Good morning everyone. Now again I am here for you. गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार सभी का स्वागत है। हिंदी विषय के साथ हम पुनः आज की कक्षा आरंभ कर रहे हैं और जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार सभी ने मिलकर अपना पाठ 1 भाषा और व्याकरण आरंभ किया था, जिससे हमने समझा भी था कि भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा कितने अलग अलग तरह से बोली जाती है, प्रयोग की जाती है। भाषा को लिखित रूप के आधार पर उसके अलग अलग लिपियां भी होती हैं। भाषा का जो लिखने का तरीका होता है, उसके लिए जो संकेत चिन्ह बनाए जाते हैं, उन्हें हम लोग ने लिपि कहा था। तो इस प्रकार हम अपनी पिछली कक्षा में ये जान चुके हैं कि भाषा किसे कहते हैं। अब हम लोगों ने इसके बाद में इसी पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न करना आरंभ किए थे और चूँकि हमारा पहला अभ्यास प्रश्न जो है सही विकल्प वह पूर्ण हो चुका था, आज पुनः हम अपने अभ्यास प्रश्न कार्यों को आरंभ करते हैं और हमने कि अपना अभ्यास प्रश्न 2 प्रश्न उत्तर आरंभ किए थे। आप सभी को अच्छे से याद होगा कि प्रश्न उत्तर लिखने शुरू किए थे और इसके लिए आप लोग अपने पेज नंबर 134 पर आ जाइए। जो कार्य हम आज करने वाले हैं, राइट इन बुक। ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए आप सभी को कि यह कार्य हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पुस्तक में कर रहे थे। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 1 और 2 हमारा हो चुका था। अब हम अपना प्रश्न नंबर 3 लिख रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 था हमारा, लिखित भाषा का क्या महत्व है। प्रश्न नंबर ग, लिखित भाषा का क्या महत्व है। प्रश्न हमारा बहुत छोटा सा है, लेकिन उत्तर हम जब लिखेंगे तो वह भी हमारा प्रश्न के अनुसार होगा। देखिए, हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। याद आया आप लोगों को? मौखिक जब हम बोलकर या सुनकर अपनी बात किसी को समझाते हैं या समझते हैं। फिर हमने लिखा था लिखित भाषा, जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर या पढ़कर समझते हैं या समझाते हैं तो उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक, तो अब हमारा प्रश्न ये है कि लिखित भाषा का क्या महत्व है। याद कीजिए, जब हमने समझाया था कि लिखित भाषा की आवश्यकता क्यों होती है। बोलकर हम अपना काम चला सकते हैं, यानी मौखिक भाषा से भी हमारा कार्य चल सकता है। तो फिर आखिर लिखित भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। और यदि हम भाषा के अनेक रूप प्रयोग करते हैं तो उसमें लिखित भाषा का क्या महत्व है। लिखित भाषा का एक सबसे अच्छा महत्व या यूँ कहें कि फ़ायदा आप कोई बता सकते हैं। हमने आपसे कही थी कि जब हम बोल लेते हैं तो सामने वाला सिर्फ जितनी देर सुनता है उतनी देर केवल वो हमारे मन के विचारों को समझ पाता है। या कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होकर जब तक बोल रहा है, हमसे बिल्कुल सामने की तरफ आंखें मिलाकर बात कर रहा है, तब तक तो हमें उसकी बात समझ में आ रही है, उसके शब्द हम सुन रहे हैं, तब तक उसके मन की बात समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोलने में या सुनने में अक्षम हो, वो बोल नहीं सकता हो, सुन नहीं सकता हो, तब क्या होगा। तब हमारी भाषा का ये वाला रूप जो होता है लिखित भाषा, यह रूप हमारे काम आता है, मदद करता है, सहयोगी होता है। दूसरी चीज़ मैंने पहले कहा था, मैं बोल चुकी और मान लीजिए आपसे उतने शब्द या उतना समय का जो सुनना है वो अगर आपसे मिस हो गया, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिखित भाषा का रूप करके रखा हुआ है प्रयोग, तो आप मेरे यहाँ से जाने के पश्चात भी इसको पढ़कर उस चीज़ को समझ सकते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहती थी।
है ना। तो ये होता है लिखित भाषा का दूसरा महत्व। ठीक है, एक तीसरा और महत्व हम आपको बताते हैं। जब हम अपने विचारों को लिखित भाषा में लिख लेते हैं या प्रयोग कर लेते हैं, तो याद रखिए जैसे कि आपकी ये पुस्तक है ना, पुस्तक है, इसमें लिखित भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये पुस्तक जब तक हम चाहें अपने पास रख सकते हैं और इसमें लिखा हुआ ज्ञान भी जब तक ये पुस्तक है तब तक हमारे पास संचित रहेगा। यानी अगर हम अपनी भाषा को लिख लें या लिखित रूप में करें प्रयोग, तो वो विचार या बात हम बहुत लंबे समय तक सहेज कर रख सकते हैं। समय आने पर या याददाश्त कम होने पर या कुछ याद न आने पर हम भाषा के उस लिखित रूप के द्वारा पुनः अपनी बातों को याद कर सकते हैं। यानी कि जिस प्रकार मौखिक का भाषा में बहुत महत्व है, उसी प्रकार लिखित का भी भाषा में बहुत महत्व है। तो यहाँ पर हम अपनी लिखित भाषा के महत्व को लिख रहे हैं। लिखित भाषा का फर्स्ट नंबर हम पहला महत्व लिख रहे हैं, इसके द्वारा विचारों को अपने विचारों को अधिक समय तक सहेज कर रखा जा सकता है। दूसरा महत्व, इसके द्वारा विचारों का लिखकर और पढ़कर आदान प्रदान किया जा सकता है। इसके द्वारा हम लिखकर या पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यह उत्तर पूर्ण होता है। इसके पश्चात आपका घ वाला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? बहुत ही सरल, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, कौन सी है? कोई बताएंगे हमें? सभी छात्रों ने हमारे साथ जाना था कि जो भाषा राष्ट्र में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है वह हमारी राष्ट्रभाषा होती है। तो उसके हिसाब से हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? याद कीजिए, अभी हम लोग कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं? सबसे अधिक हम बातचीत करने में कौन सी भाषा प्रयोग कर रहे हैं? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा उत्तर नंबर घ। सभी छात्र उत्तर को एक बार पढ़ लेंगे और ध्यानपूर्वक सही अक्षरों और मात्राओं के साथ अपनी पुस्तक में पेंसिल से लिखेंगे। कोई भी छात्र अपनी पुस्तक में पेन का प्रयोग नहीं करेंगे।
अच्छी तरह से यह बात याद कर लीजिए। हम 2 मिनट का समय आपको दे रहे हैं इसे लिखने के लिए, और अपनी सहूलियत के लिए आप इसका स्नैपचैट ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम इन प्रश्नों को यहाँ से हटा रहे हैं। अगला प्रश्न जो है वह हमारा है प्रश्न नंबर अंग प्रश्न नंबर अंग है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? हम पुनः दोहरा रहे हैं, हम लिखने के लिए जो आकृति, संकेत या चिन्ह एक निश्चित क्रम में प्रयोग करते हैं उसे हम लोग लिपि कहते हैं, है ना। और यहाँ पर हमने लिपि लिखने के लिए भी हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग किया हुआ है। चलिए, तो अब सभी छात्र हमारे साथ लिपि की परिभाषा को लिखेंगे और दोहराएंगे। भाषा को लिखने के लिए बनाए गए संकेत चिन्हों की व्यवस्था को, व्यवस्था यानी सीरियल, व्यवस्था को लिपि कहते हैं। मात्राओं का ध्यान रखें और पुस्तक में कोई भी गंदे अक्षर में लेखन नहीं करेंगे, क्योंकि वह पुस्तक है, ज्ञान देने वाली वस्तु है, उसे किसी भी हालत में हमें गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके पश्चात हमारा अंतिम प्रश्न, व्याकरण की परिभाषा दीजिए। देखिए बेटा, एक ही प्रश्न में कई प्रश्न पूछे गए हैं। व्याकरण की परिभाषा दीजिए। फिर उन्होंने और क्या कहा है, तथा व्याकरण के कितने अंग हैं, तथा व्याकरण के कितने अंग हैं, नाम लिखिए। 3 प्रश्न हो गए हैं। पहला, आपको व्याकरण की परिभाषा लिखनी है। द्वितीय, आपको व्याकरण के अंग बताने हैं। और तीसरा, आपको उन अंगों के नाम भी लिखने हैं। तो हम अपना उत्तर जो है वो पहले इस प्रश्न के लिए शुरू कर रहे हैं।
ध्यान दीजिए, व्याकरण, ठीक है। इसकी वैसे तो दो तरह से परिभाषाएं बनती हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान कराता है। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा को शुद्ध और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को भी हम व्याकरण कहते हैं। तो हम अपनी परिभाषा शुरू करते हैं। भाषा के शुद्ध और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ये हमारे प्रश्न के पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। सिर्फ इतने प्रश्न का उत्तर, ये एक लाइन है। फिर उसमें हमें सेकंड क्वेश्चन है, व्याकरण के कितने अंग हैं? इसका उत्तर हम लिखते हैं, व्याकरण के 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। फिर हमारा तीसरा प्रश्न, नाम लिखिए। अब हम नाम लिखेंगे बेटा। पहला होता है वर्ण, दूसरा है आपका शब्द, तीसरा है आपका वाक्य और चौथा अंग है अर्थ। क्योंकि व्याकरण जो है वह हमें इन चारों का एक एक करके ज्ञान करवाता है। पहले व्याकरण हमें ये बताता है कि भाषा में कितने वर्ण होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, उन वर्णों की आकृति कैसे होती है, उन वर्णों को कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है। व्याकरण की पुस्तक सबसे पहले हमें वर्ण का ज्ञान करवाती है। क्योंकि अगर आप हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं, कौन से वर्ण का अर्थ क्या होता है, उसका प्रयोग कहाँ करना चाहिए, वो हमारे मुख के किस स्थान से निकला है, इसलिए उसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से है। उच्चारण के आधार पर ही कोई वर्ण निर्धारित होता है। हमेशा ख क के बाद ही आता है, च के बाद में ही छ आता है, कभी भी यह क्रम बदलता नहीं है। तो आपका व्याकरण हमें सबसे पहले वर्ण का ज्ञान कराता है। फिर वह हमें बताता है कि कैसे 2 वर्णों को जोड़कर, किस तरह 3 वर्णों को जोड़कर, किस तरह वर्णों में स्वर को मात्रा के रूप में प्रयोग करके शब्द बनाए जाते हैं। वास्तव में कौन से वर्णों को जोड़ने पर बना हुआ शब्द शब्द कहलाता है और कौन सा शब्द शब्द नहीं कहलाता है, इस चीज का ज्ञान हमें व्याकरण के शब्द विचार वाले हिस्से में होता है। आपके व्याकरण को 4 अंगों में, अंग मतलब पार्ट्स, जैसे आपका ये पूरा बॉडी पार्ट्स है, इसको अगर हम अलग अलग अंगों में बांट देते हैं, ये हाथ है, ये मुंह है, फिर ये नीचे पैर वाला अंग है, पैर का अंग जो है वो चलने का काम करता है, हाथ जो है वो काम करने का काम करते हैं। आपका जो ये फेस वाला अंग है, ये जो इतना चेहरा है, ये देखने का, बोलने का, सुनने का कार्य करता है। उसी तरह इन सभी अंगों के भी अलग अलग कार्य हैं, लेकिन ये सब उसी तरह व्यवस्थित है जैसे हमारे पूरे शरीर के अंग एक के बाद एक सीरियल से, व्यवस्था से जमे हुए हैं और सबका कार्य एक दूसरे से जुड़ा है, लेकिन फिर भी विशेष है। उसी तरह होता है वाक्य वाला अंग। 2 शब्दों या शब्दों को एक साथ जोड़ने पर किस तरह वाक्य बनेगा, वाक्य में कौन सा शब्द आवश्यक है, कहाँ पर होना चाहिए, किस नंबर पर होना चाहिए, वह ज्ञान कराता है हमें व्याकरण। और वो भी कौन से वाले हिस्से में, जब हम इसके वाक्य वाले अंग को पढ़ते या वाक्य वाले विचार को पढ़ते। मान लीजिए ये पूरे मेरा शरीर जो है वो व्याकरण है, ठीक है। इस व्याकरण वाले शरीर के द्वारा हमें किसी मनुष्य के शरीर का ज्ञान होता है। अब अगर ये मुझे करवाना है तो मेरे इस पूरे शरीर को मैंने 4 अंगों में बांट दिया। इसमें ये जो पहला वाला है, ये सबसे पहले मेरा वर्ड,
मेरे चेहरे से ही तो पता चलेगा मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी, किसको बोलूँगी। सामने वाला जब भी आपसे बात करता है या कोई आपसे मिलता है तो वो सबसे पहले आपके चेहरे को देखता है। उसी तरह कोई भी भाषा सबसे पहले वर्ण से शुरू होती है। तो मेरा जो वर्ण वाला ये जो अंग है ये क्या दिखाएगा? मेरा सबसे पहला रूप दिखाता है। फिर शब्द उसके निचला हिस्सा होता है ना। इससे मिलकर ही यही तो बताएगा कि ये मेरे हाथ है। जब तक मुंह नहीं चलेगा मैं किसी भी हिस्से को कैसे बताऊंगी। उसके बाद में होता है वाक्य। मैं हाथ यूज़ करती हूँ, मुंह बोलती हूँ, तब मैं बोलती हूँ कि मेरे पेट में भूख लगी है। तो ये शब्द जो है वो मेरा अगला हिस्सा है। और अर्थ, जब मेरे चेहरे से शब्द निकलते हैं या मेरा मस्तिष्क सोचता है, मेरे हाथ पैर, मेरे अंदर की अंतरात्मा जब कहती है, तब मेरा अर्थ यानी मेरे पैर वाला अंग कार्य करता है कि अब इधर जाना है, उधर जाना है, यहाँ रुकना है, वहाँ चलना है। तो इन तीनों का जब तक सही प्रयोग नहीं होगा ये चौथा वाला अंग काम नहीं करता है। या यूँ कहिए कि किसी वाक्य बन गया, वाक्य में शब्द भी रख दिए, शब्द में आपने वर्ण भी यूज कर लिए, लेकिन उसका अगर सही अर्थ नहीं निकला, इसका मतलब आपने जो ये व्याकरण वाला शरीर पढ़ा है ये ठीक से नहीं पढ़ा है। तो याद रखिए बेटा, एक मनुष्य के अंगों की तरह आपके व्याकरण के भी कुछ अंग होते हैं और सारे अंग अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। आप सभी एक बार इन्हें अच्छे से पढ़कर ध्यान से अपनी पुस्तक में लिखेंगे, कोई भी मात्रा की गलती नहीं करेंगे। हम 2 मिनट के लिए इसे आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से बिना किसी त्रुटि के इसे लिख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ सभी छात्रों ने अपना कार्य अच्छे से संपन्न कर लिया होगा। अब हम इसे यहाँ से हटा रहे हैं बेटा। इसके पश्चात पेज नंबर 134 पर देखिए, फिर से हमारी एक एक्सरसाइज है। अगला अभ्यास प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए पहले हम अपने रिक्त स्थान लिख लेते हैं। क वाला हमारा पहला रिक्त स्थान हम लिख रहे हैं। हिंदी को रिक्त स्थान लिपि में लिखा जाता है। द्वितीय रिक्त स्थान है हमारा, किसी भी भाषा को लिखने के लिए की विधि को रिक्त स्थान कहते हैं। इसके पश्चात तीसरा रिक्त स्थान हमारा है, हमारे देश की
राष्ट्रभाषा रिक्त स्थान है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ रिक्त स्थान होते हैं। क्या कुछ होते हैं, सोच के रखिए, ताकि हम सभी मिलकर अपने रिक्त स्थानों को पूर्ण कर सकें। रिक्त स्थान द्वारा किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, पढ़ने, व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। ठीक है, अब हम अपने रिक्त स्थानों को यहाँ पर पूरा लिखेंगे। चलिए, ये सभी के पास है। पहला, हिंदी को रिक्त स्थान लिपि में, हमने पहले भी समझाया था, अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर हमने आपको एक चार्ट बनाया था और उसमें बताया था कि हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो पहला रिक्त स्थान लिख दीजिए देवनागरी लिपि। उसके पश्चात अगला है हमारा, किसी भी भाषा को लिखने की जो विधि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, सबसे सरल हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। फिर ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ बनाए गए जिसे हम लिपि कहते हैं, लेकिन क्या बनाए गए हैं, चिन्ह। और अंत में एक बहुत बड़ी सी परिभाषा पुनः दोहरा रहे हैं, किसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं, वापस से व्याकरण के द्वारा। अभी हमने बड़ा सा एक उत्तर लिखा था, तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक में इस कार्य को सुंदर अक्षर में एक बार लिख लीजिए। ठीक है, अब हम अपना अगला वाला कार्य, अगला अभ्यास प्रश्न आरंभ कर रहे हैं। अंतिम अभ्यास प्रश्न है हमारा, सही कथन के समक्ष सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। कथन के समक्ष सही या गलत का चिन्ह लगाइए। पहला कथन, हम सारे कथन एक साथ लिख लेते हैं, उसके पश्चात हम उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उनके समक्ष चिन्ह लगाएंगे।
पहला कथन, अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है। द्वितीय वाक्य, व्याकरण के द्वारा मन के भाव प्रकट किए जाते हैं। ये है हमारा द्वितीय कथन। कथन ग, मौखिक भाषा में लिपि का प्रयोग होता है। मौखिक भाषा में लिपि का प्रयोग होता है। सोच के रखिए, फिर हम सभी साथ में मिलकर इसके समक्ष चिन्ह लगाएंगे। घ वाला कथन क्या कह रहा है, देखिए, लिखित भाषा का कोई महत्व नहीं होता है। सही बात है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ बोर्ड पर क्यों लिख रहे हैं, आपकी पुस्तक में क्यों छपा हुआ है? लिखित भाषा का कोई महत्व नहीं है। अगर लिखित भाषा का महत्व नहीं है और नहीं होता तो हम ये पुस्तक कैसे पढ़ रहे होते? हमें कैसे पता चलता कि भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, है ना? जब हमने भाषा का लिखित रूप पुस्तक के रूप में प्रयोग किया है और उसमें लिखा हुआ है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि लिखित भाषा का कोई महत्व नहीं है? अंतिम, लिखित भाषा में वर्णों का प्रयोग होता है। वर्णों का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। चलिए, अब बहुत ध्यान से हम अपने वाक्यों को पढ़ रहे हैं और उसके पश्चात हम इसमें सही अथवा गलत का चिन्ह, अगर आपका कथन सही है तो हम सही का चिन्ह लगाएंगे, अगर आपका कथन गलत है तो आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, मैं पहला वाक्य पुनः पढ़ रही हूँ। देखिए बेटा, व्याकरण के द्वारा अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है। हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, उर्दू अन्य लिपि में। लेकिन आप जब ऐसे लिखते हैं ना, ये ए बी, ये कौन सी लिपि है? रोमन है ना। तो ये कथन तो सही हो गया कि अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लगा रहे हैं? सही का। सभी छात्र सही का चिन्ह लगाएंगे पहले वाक्य के समक्ष। दूसरा कथन, व्याकरण के द्वारा मन के भाव प्रकट किए जाते हैं। बताइए, व्याकरण हमें बोलना सिखाती है या व्याकरण सही से बोलना सिखाती है? हमें भाषा को सही से बोलना सिखाती है। और चूंकि यहाँ पर भाषा की जगह व्याकरण शब्द आ गया है, तो उस हिसाब से तो यह कथन हमारा कैसा हो गया है? गलत हो गया है। तो सभी लोग दूसरे कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तीसरा, मौखिक भाषा में लिपि का प्रयोग। अगर मुझे कुछ बोलना है तो मैं मुंह से कैसे लिखूंगी? वहां पे लिपि की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे? नहीं। अर्थात यह वाक्य जो है वो कैसा है? गलत है। तो मैं इस कथन के समक्ष कौन सा चिन्ह लगाऊंगी? गलत का चिन्ह लगाऊंगी। अगला कथन, लिखित भाषा का कोई महत्व नहीं है।
मैं अच्छे से भी आपको बार बार दोहरा चुकी हूँ। लिखी हुई चीज़ हमारे पास बहुत समय तक रहती है और उसे हम कभी भी पढ़ सकते हैं और पुनः दोहरा सकते हैं। तो लिखित भाषा का महत्व मौखिक से कहीं ज़्यादा है। तो यह कथन भी कैसा हो गया है? गलत हो गया है। इसके पश्चात अंतिम वाक्य है कि लिखित भाषा में वर्णों का प्रयोग होता है। बहुत सिंपल सी बात है, बिना वर्णों के तो भाषा को लिखा ही नहीं जा सकता, यानी लिखित भाषा के लिए वर्ण आवश्यक हैं। तो उसके अनुसार यह वाक्य हमारा कैसा हो जाता है? सही हो जाता है ना। सभी छात्र पुनः एक बार चेक कर लें, अपने चिन्हों को दोहरा लें कि आपने वैसे ही लगाए हैं जैसे हमने लगाए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बेटा हमारा यह कार्य जो है यहाँ संपन्न हो रहा है। अंतिम बार मैं आपको पुनः इस पाठ को दोहरा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट में, क्योंकि हम इसके अभ्यास प्रश्न कर चुके हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को पहुँचाते हैं या समझते हैं वह भाषा कहलाती है। भाषा के 3 रूप, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और राजभाषा। अगली चीज हमने पढ़ी थी कि भाषा के लिखित रूप के लिए जो व्यवस्थित चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। भाषा के अनुसार लिपियां भी विभिन्न होती हैं। तो ये हमारे पूरे पाठ को हमने बहुत संक्षिप्त रूप से आपको पुनः दोहराया है और मैं सभी बच्चों से उम्मीद करती हूँ कि वे घर पर पुनः इस पाठ को पढ़ेंगे और अपने किए हुए अभ्यास प्रश्नों को भी दोहराएंगे। तो आज की हमारी भाषा व्याकरण की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।